सो हम चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हमें डायमेंशनल इक्वेशंस का एप्लीकेशन देखना है मेजरली, बट उसके पहले जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में, अगर हम उनके डायमेंशंस को स्टडी करें तो मोटे मोटे में हम इनको 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कौन सी 4? ये 4। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो आइदर कोई डायमेंशनल कांस्टेंट हो सकता है, डायमेंशनल वेरिएबल हो सकता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो सकता है, या फिर डायमेंशन लेस वेरिएबल होगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसका मतलब उस क्वांटिटी का डायमेंशन भी कुछ ना कुछ होगा और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड कैसा होगा? कांस्टेंट। ठीक है, ये मीनिंग है किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनली कांस्टेंट होने का, कि डायमेंशन भी होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल वेरिएबल है, इसका मतलब उस क्वांटिटी का डायमेंशन तो होगा, कुछ भी हो सकता है, बट उसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग सिचुएशंस में चेंज होता जाएगा। डायमेंशन लेस कांस्टेंट होने का मतलब है अब फिजिकल क्वांटिटी के पास कोई डायमेंशन नहीं होगा। m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, सारी की सारी सातों फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन 0 होगा, बट उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा होगा? कांस्टेंट। आगे वाला टर्म आपको ये बताएगा फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन है या नहीं। अगर डायमेंशनल है तो डायमेंशन होगा, डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट, और वेरिएबल है तो न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल हो जाएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में एग्जांपल्स पूछ लेते हैं कि बताओ ये क्वांटिटी कैसी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं हम। ठीक है, तो डायमेंशनल कांस्टेंट के एग्जांपल्स है वैक्यूम में लाइट का स्पीड जिसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 और कांस्टेंट से लिस्ट और भी है, यहाँ पे हमने कुछ बताने की आपको कोशिश की है। ठीक है, तो डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब लाइट स्पीड, इसका डायमेंशन स्पीड का होगा, बट उसका वैल्यू कैसा होगा हमेशा वैक्यूम में? वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, सेम लॉजिक आप बाकी सब में भी लगा सकते हो। इसको हम पढ़ते हैं म्यू नॉट, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये म्यू नॉट को हम कहते हैं दिस इज वैक्यूम का परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं वैक्यूम का परमिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, मैं समझा दूंगा। डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज का एग्जांपल है लेंथ, फोर्स, मास, टाइम, टॉर्क, मोमेंटम, कुछ भी आप जो सोच सकते हो। ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट हमारे जो नंबर्स होंगे 1, 2, 1/2, 3, 4, 3/4, कुछ भी ऐसा नंबर्स अगर है तो नंबर्स डायमेंशन लेस कांस्टेंट होंगे, और मैथमेटिकल कांस्टेंट्स पाई या ई, इस ई का वैल्यू कितना होता है? इस ई का वैल्यू इज 2.71। इस ई को हम कहते हैं दिस इज यूलर्स नंबर। ठीक, आपको वैल्यू याद रखना है। तो मैथमेटिकल कांस्टेंट्स या नंबर्स जो होंगे वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होंगे, और ये सब जो है नीचे में एग्जांपल्स ये हमारे डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हैं। रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको हम म्यू आर पढ़ेंगे, इसको हम एप्सिलॉन आर पढ़ेंगे, इसको हम म्यू नॉट पढ़ेंगे, इसको हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में यही सब टर्म्स के बारे में लिखा हुआ है मैंने, कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज नथिंग एल्स बट गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। गैस कांस्टेंट आर को अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू आएगा उसको हम कहते हैं इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट को हमने कहा था कि दिस इज वैक्यूम का परमिटिविटी, म्यू नॉट को हमने बोला था वैक्यूम का परमिएबिलिटी। वैक्यूम की प्रॉपर्टीज है, इनको मेजर करना पड़ता है। ठीक है, वैक्यूम परमिटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रेजिस्टेंस या कितना ऑपोजिशन प्रोवाइड किया वैक्यूम ने, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा वैक्यूम परमिटिविटी। वैक्यूम परमिटिविटी इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय वैक्यूम टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वैक्यूम परमिएबिलिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू पेनिट्रेट थ्रू वैक्यूम। यहाँ पे एप्सिलॉन मीडियम का लिखा है या एप्सिलॉन m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द मीडियम टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
म्यू मीडियम हो जाएगा एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू पेनिट्रेट थ्रू एनी गिवन मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को रिलेट करते हैं हम लाइट की स्पीड से, c इज इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला हमें दिया था। एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहीं से समझो कि ये क्यों डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है, या डायमेंशनलेस वेरिएबल के एग्जांपल में हमने लिखा था इसको कि रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, डायमेंशनलेस वेरिएबल है। आप सेम लॉजिक इन सब में भी लगा सकते हो, ठीक है, मैं इनके थ्रू समझा रहा हूं। तो बेसिकली ये है क्या, दो परमिटिविटी का रेशियो है, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, तो दोनों के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। बट द मोमेंट आपका मीडियम चेंज होगा, ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू कैसा होगा, चेंज होता जाएगा। तो डायमेंशन तो नहीं होगा, बट मीडियम चेंज होने के साथ ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा। सेम गोज विथ रिलेटिव परमिएबिलिटी, मीडियम का परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम का परमिएबिलिटी। ऊपर भी परमिएबिलिटी है, नीचे भी परमिएबिलिटी है, एक दूसरे को डायमेंशनली कैंसल आउट करेंगे और आपका मीडियम चेंज होता जाएगा, तो हमारा इस म्यू आर का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम उनको डिफाइन करते हैं, आपको बस लॉजिक लगा के याद रखना है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें डायमेंशनल इक्वेशन के ये 3 यूज आने चाहिए, स्पेशली अगर आप स्कूल एग्जाम देंगे तो डेरिवेशन वगैरह आपसे करवाते हैं क्वांटिटीज देके, ठीक है। इसमें हम पहले वाले को डिटेल में देखेंगे, सेकंड और थर्ड के लिए अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो 3 यूजेस हैं डायमेंशनल इक्वेशन के जिसमें आपको प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए या आपको प्रोफिशिएंट होना है। द फर्स्ट वन इज चेकिंग करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूले। अब मैथमेटिकल करेक्टनेस की बात नहीं करते हैं हम यहाँ पे डायमेंशनल करेक्टनेस की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा है वेरियस फॉर्मूले को डिराइव करना, वो भी हम डायमेंशनल इक्वेशन से करते हैं। और एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 को यूज करके हम कन्वर्जन भी करते हैं। तीनों पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना, फॉर्मूले को डिराइव करना और एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे में कन्वर्ट करना। ये तीनों एप्लीकेशन है डायमेंशनल इक्वेशंस का, ठीक है। पहले एप्लीकेशन पे चलते हैं। किसी भी गिवन फॉर्मूले का या गिवन रिलेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है तो कैसे करेंगे, उसमें आपको समझना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ये प्रिंसिपल कहता है कि सिर्फ वही फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा जिसके लेफ्ट हैंड साइड में जो बेस यूनिट्स का डायमेंशंस है या पावर है, अगर वही राइट साइड के बेस यूनिट्स के डायमेंशंस या पावर के बराबर होगा तो आपका गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है बट वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। कब? जब फंडामेंटल यूनिट्स का पावर लेफ्ट साइड में, फंडामेंटल यूनिट्स के पावर राइट साइड दोनों अगर मैच हो जाए तो हम बोलेंगे मेरा इक्वेशन कंसिस्टेंट है या करेक्ट है, डायमेंशनली ऑब्वियसली। यही हमने यहाँ पे लिखा है कि दैट इज पावर्स ऑफ एफ यू, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स शुड बी इक्वल ऑन आइदर साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड में फंडामेंटल यूनिट्स का जो पावर है, m का पावर अगर लेफ्ट साइड में 1 है तो राइट में भी m का पावर 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पावर्स लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल है तो हम बोलेंगे कि होमोजेनिटी का प्रिंसिपल फॉलो हुआ और इक्वेशन हमारी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी का एक ये पॉइंट भी है, इसमें क्या कह रहा है कि इसी से हम ये कंक्लूड करते हैं कि सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा जिनका डायमेंशन सेम हो। देयर बाय मीनिंग मास को आप वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकते हो, सिर्फ वेलोसिटी ही वेलोसिटी में ऐड होगा, मास ही मास में ऐड होगा। एनर्जी को आप एनर्जी में ऐड कर सकते हो, सेम नेचर की क्वांटिटीज का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो सम अप करने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये बोला कि वही फॉर्मूला सिर्फ करेक्ट होगा जिसमें डायमेंशंस या पावर्स किसका, बेस यूनिट्स का एक साइड में इज इक्वल टू दी पावर्स ऑन दी राइट हैंड साइड। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का पावर इक्वल है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो हुआ और हमारा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक।
और दूसरा इम्प्लीकेशन इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या है कि सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को आप सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात करें, मल्टीप्लिकेशन नहीं, सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे जिनका डायमेंशन सेम हो, देयर बाय मीनिंग mass can be added to mass only, velocity is added to velocity always, energy gets added up to energy. ठीक है, अब इसी प्रिंसिपल पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम देखेंगे. ठीक, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं. S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. S डिस्प्लेसमेंट है, U वेलोसिटी है, A एक्सिलरेशन है, T टाइम है. दूसरा इक्वेशन है V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से इन दोनों को पढ़ा है. तीसरा इक्वेशन इज v इज इक्वल टू 1/l रूट अंडर में p बाय रो. v इज स्पीड, l इज लेंथ, p इज प्रेशर, रो इज डेंसिटी. हमें इन तीन इक्वेशन का चेक करना है कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं, या फिर ये करेक्ट है या नहीं. ठीक है, तो अब इनको करते हैं वन बाय वन. तो पहले अगर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करना है तो आपको पहले ये याद करना होगा कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड हु हैव द सेम डायमेंशंस. कलर चेंज कर लूं. ओनली क्वांटिटीज हैविंग same dimensions can be added or subtracted. कहने का मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होगा इफ लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ut, और क्योंकि अब ut ऐड हुआ है इसमें, ये होना चाहिए डायमेंशन ऑफ 1/2 a t स्क्वायर के बराबर. अगर ये इफ दिस हैपेंस तो मेरा इक्वेशन करेक्ट है, एल्स इनकरेक्ट होगा. तो हम पहले डायमेंशन ऑफ s निकालेंगे. s क्या था, मैं लिख देता हूं बगल में. s वॉज डिस्प्लेसमेंट, u वॉज वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सिलरेशन. तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना हो जाएगा, लेंथ में मेजर होगा. ut की अगर मैं बात करूं तो u क्या है, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ u इंटू डायमेंशन ऑफ t. अब u अगर स्पीड है तो स्पीड का डायमेंशन हमें पता है, इट इज lt माइनस 1, और एक डायमेंशन t का लग जाएगा तो t का पावर -1 और यहाँ पे +1. ये दोनों कैंसिल आउट होके आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा l. ठीक, तो हमें ut का भी डायमेंशन मिल गया l के बराबर. अब अगर इसका भी डायमेंशन आ गया इसी के बराबर तो हम बोलेंगे इक्वेशन करेक्ट है. तो डायमेंशन अब हमें चेक करना है हाफ ए टी स्क्वायर का. ठीक है, आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नंबर्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, प्योर नंबर्स डायमेंशन लेस होते हैं. तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ 1/2 इंटू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर. अब क्योंकि अगर ये डायमेंशन लेस है इसका हम 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा LT -2, और टी स्क्वायर का डायमेंशन कितना हो जाएगा, t का पावर 2. अब मैं अगर कंबाइन करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t का पावर -2, t का पावर +2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, l. तो अब हम देख सकते हैं कि s का डायमेंशन आया l, ut जो एक टर्म था राइट में उसका डायमेंशन आया l, और जो हाफ ए टी स्क्वायर हमने लिया उसका भी डायमेंशन कितना आया, l. तो हमने कहा कि सिंस ये तीनों डायमेंशन इक्वल है, given equation is dimensionally correct. ठीक, यही हमें करना है. इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबर्स आर डायमेंशनलेस, ये याद रखना है आपको. नेक्स्ट इक्वेशन में हमें दिया है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. हमें इसका डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करना है. फिर से मैं टर्म्स लिख दूं, v इज वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी ही है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a इज एक्सिलरेशन एंड s इज डिस्प्लेसमेंट. अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके u स्क्वायर अगर 2as में यूज हो ऐड हो रहा है तो इन दोनों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए,
और सेम क्वांटिटीज ऐड होंगी तो इनका डायमेंशन लेफ्ट वाले के बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ इफ़ डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर is equal to dimension of u square is equal to dimension of 2as, only those quantities can be added or subtracted who have the same dimension। तो ये दोनों सेम होना चाहिए और सेम क्वांटिटीज ऐड होंगी तो सेम ही डायमेंशन तो ओवरऑल का भी होगा, वो इसका होना चाहिए। जैसे एप्पल प्लस एप्पल, एप्पल में मैंगो नहीं जोड़ सकते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, एप्पल प्लस एप्पल भी आपको एप्पल ही मिलेगा, तो लेफ्ट में भी एप्पल राइट में भी एप्पल हुआ तो ही करेक्ट होगा आपका इक्वेशन। तो अब हम चेक कर लेंगे एक एक का डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर मुझे निकालना है, तो वी का डायमेंशन कितना हो जाएगा एल टी माइनस वन, और इसका मुझे करना है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर एल के साथ भी है टी के साथ भी है, तो अब कितना मिल जाएगा एल का पावर 2 और टी का पावर हो जाएगा -2। यू स्क्वायर देख लें, ये भी स्पीड का स्क्वायर ही है, सेम लॉजिक से जाएगा एल टी माइनस वन का स्क्वायर एंड दिस 2 वुड गिव मी एल का पावर 2 टी का पावर -2। बचा है मेरे पास 2as। अब ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ 2 नंबर है तो इसका ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसको हम 1 लिख देंगे, इनटू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ एस। अब एक्सीलरेशन ए है, इसका डायमेंशन एल टी -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना हो जाएगा एल। तो अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा एल का पावर 2 टी का पावर -2। अब हम डायमेंशंस चेक कर ले मेरे तीनों क्वांटिटीज़ का। वी स्क्वायर का डायमेंशन था एल टू द पावर 2 टी पावर -2, यू स्क्वायर का डायमेंशन एल पावर 2 टी पावर -2, 2as का भी डायमेंशन आया उतना ही। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक, एक और बचा है उसको भी देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास ये v था, दिस v इज वेलोसिटी, l दिया था लेंथ, p था प्रेशर और रो था डेंसिटी। ठीक है, इनका डायमेंशन यहीं पे लिख ही लेते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी -1, लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा एल, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2 डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन हो जाएगा एल का पावर 2। कंबाइन करने के बाद मुझे मिलेगा एम एल -1 टी -2, ये है प्रेशर का डायमेंशन। डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास बाय वॉल्यूम, मास का डायमेंशन हो जाएगा m और वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा l का पावर 3। हम कंबाइन कर देंगे, l को ऊपर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा ml -3। अब बस हमें इसमें कंडीशन लगानी है। इफ़ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इस बार तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इफ़ डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ l इंटू में स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ p डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ रो, और क्योंकि स्क्वायर रूट था तो मैं ओवरऑल पावर कितना लगा दूंगा 1/2। अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो मेरा इक्वेशन करेक्ट होगा, अगर ये होल्ड नहीं करता है तो इक्वेशन हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लें तो डायमेंशन ऑफ v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी -1, और इसमें अगर मैं डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड निकालूं तो ये हो जाएगा 1 डायमेंशन लेस है, नंबर है, नीचे में स्मॉल एल का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल एल, और अंदर में मुझे प्रेशर का डायमेंशन ऊपर रखना है विच इज़ एम एल -1 टी -2, नीचे मुझे डेंसिटी का डायमेंशन रखना है विच इज़ एम एल -3, और ओवरऑल पावर अभी भी 1/2 चलेगा। तो ये नीचे आया है, नीचे मेरे पास है एल और यहाँ पे मेरे पास आया है ये कितना, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये l -3 ऊपर जाके हो जाएगा +3, तो +3 -1 ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी l का पावर 2 t का पावर -2, और इसका भी पावर 1/2 मुझे करना है, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, दिस वुड बी 1/l, और यहाँ पे जब मैं 1/2 अंदर दोनों के साथ भेजूंगा तो ये हो जाएगा l का पावर 1 t का पावर -1। यहाँ से अब फिर से और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो l और l कैंसिल होगा, सिर्फ मेरे पास RHS में क्या मिलेगा, t का पावर
-1, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कितना आया, LT -1। राइट हैंड साइड में डायमेंशन कितना आया, T -1। क्या दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल। देयरफॉर गिवन इक्वेशन को क्या हम करेक्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। ठीक, अच्छा 3 पॉइंट्स और हैं इंपॉर्टेंट, जिनके यूज पे अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, क्या है, लॉग फंक्शन, लोगैरिथम फंक्शन और उसका आर्ग्यूमेंट अंदर में लॉग का जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो कैसा होगा, डायमेंशनलेस। दिस एंड दिस, ये तीनों का मतलब है कि क्वांटिटी मेरी कैसी है, डायमेंशनलेस। ठीक, तो पूरा लॉग फंक्शन, लोगैरिथम फंक्शन, फंक्शन भी और अंदर वाला आर्ग्यूमेंट भी दोनों कैसे होंगे, डायमेंशनलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओवरऑल भी और उसका आर्ग्यूमेंट भी होगा डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा और उसका जो पावर है वो भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस। एग्जाम्पल, अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है log of a to the base b, ये a मेरा आर्ग्यूमेंट है, b मेरा बेस है, दोनों नंबर्स होते हैं, तो ये अगर आर्ग्यूमेंट एक नंबर ही होगा ऑलवेज, लॉग कैलकुलेट करना है तो ओवरऑल लोगैरिथम का वैल्यू भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, आर्ग्यूमेंट खुद भी एक नंबर होगा। तो लॉग में अंदर में जो भी रखा है आर्ग्यूमेंट की जगह पे, देयर बाय मीनिंग ये a, इस a का डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशनलेस होगा, तो इसका डायमेंशन हम 1 लिख देंगे। पूरा का पूरा लॉग फंक्शन भी क्या होगा, उसका भी डायमेंशन, वो भी डायमेंशनलेस होगा, तो उसका भी डायमेंशन हम 1 लिखेंगे। कोई मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम साइन ही ले रहे हैं, तो पूरा साइन थीटा का वैल्यू भी डायमेंशनलेस होगा और सिर्फ थीटा भी डायमेंशनलेस होगा। पूरा साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो भी डायमेंशनलेस होगा, तो उसका डायमेंशन 1। और थीटा को हम कहते हैं दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये प्लेन एंगल होगा, ये डायमेंशनलेस होगा, तो उसका भी डायमेंशन हम 1 लेके चलेंगे। e टू द पावर x को हम कहते हैं दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये पूरा e टू द पावर x का जो वैल्यू आएगा वो भी एक नंबर आएगा, तो उसका डायमेंशन हम 1 लिख देंगे। और पावर में हमेशा क्योंकि नंबर चढ़ाते हैं, ये भी ऑलवेज कैसा होगा, 1। अब इसका यूज क्या है कि आपको लॉग लिख के अंदर में कुछ भी एप्पल मैंगो कांदा बटाटा कुछ भी लिखेगा, तो आपको समझना है वो एप्पल मैंगो कांदा बटाटा का ओवरऑल डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि वो होगा तो डायमेंशनलेस। पूरा लॉग जो एप्पल मैंगो कांदा बटाटा का निकाल रहे वो खुद भी कैसा आएगा, डायमेंशनलेस। एग्जाम्पल के लिए आप साइन 30 ले लो, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है, वैसे तो ये कितना हो जाएगा, ये आता है 1/2, तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसा आया, एक नंबर आया, तो पूरा साइन 30 कैसा हुआ, साइन 30 हुआ डायमेंशनलेस, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 है। और 30 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो ये π/6 हो जाएगा, वो भी कैसा हो जाएगा, पाई मैथमेटिकल कांस्टेंट, 6 भी मैथमेटिकल कांस्टेंट, वो भी एक नंबर आएगा, वो भी कैसा हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/6 रेडियंस, पाई भी कांस्टेंट, 6 भी कांस्टेंट, ओवरऑल वैल्यू भी कैसा आएगा, डायमेंशनलेस ही होगा। ठीक, सो इस पे बेस्ड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा।